हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रशासन में बीए पार्ट सेकंड के लिए पढ़ेंगे भारत में राज्य प्रशासन का विकास। जैसा हम जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही प्रशासन का विकास हुआ है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया उसी प्रकार से प्रशासन का विकास होता गया और उसी तरह से हम देखते हैं कि मानव समाज के शासन के विभिन्न कालों में जैसे जैसे आगे बढ़ा है उसी प्रकार विभिन्न कालों या चरणों में राज्य प्रशासन भी विकसित होता रहा है, जिसके विकास को हम दो भागों में बांटकर आज चर्चा करेंगे। पहला है स्वतंत्रता से पूर्व इसका विकास, यानी स्वतंत्रता से पूर्व प्राचीन काल में, मध्यकाल और ब्रिटिश काल में देखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता के उपरांत विकास कैसे हुआ, तो एकीकृत और पुनर्गठन काल, और उसके बाद वर्तमान में राज्य प्रशासन। तो स्वतंत्रता के पूर्व इसकी विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इतिहास के पन्नों में मानव सभ्यता के रीति रिवाजों, संस्कृतियों, उसके खान पान के साथ साथ हमारी शासन व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। जैसा माना जाता है कि प्राचीन काल में राज्य शब्द का अभिप्राय या तात्पर्य राष्ट्र से लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय राज्य नामक कोई संस्था उत्पन्न नहीं हुई थी। राज्य प्रशासन स्वतंत्रता से पहले हम प्राचीन काल के अंतर्गत देखते हैं तो प्राचीन काल है वो मानव सभ्यता के विकास का सबसे पहला काल है, जिसमें पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल, जैन काल आदि महत्वपूर्ण काल रहे हैं और उनके दौरान सबसे ज़्यादा विकास मानव सभ्यता का हुआ है। तो प्राचीन काल के अंतर्गत राज्य प्रशासन में हम देखें तो ऋग्वेदिक काल के अंदर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उस समय कुटुंब समाज की इकाई होती थी, यानी सबसे छोटी इकाई कुटुंब होती थी, उसके प्रमुख को कुलुप कहा जाता था। फिर आता है ग्राम, कई कुटुंबों से मिलकर एक गांव बनता था और उसके प्रमुख ग्रामीण या वज्रपति कहलाता था। उसी प्रकार से कई गांवों को मिलकर के एक विस बनती थी, जिसका प्रमुख विसपति होता था, जो विस आज तहसील या परगना के रूप में जानी जाती है। और कई विस, तहसील या परगना मिलकर के एक जन बड़ी इकाई के रूप में बनता था। उसके प्रमुख को राजा या गोप या रक्षक कहा जाता था। प्राचीन काल में राजतंत्रीय और जनतंत्रीय दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी। प्रत्येक गांव में पंचायत होती थी, एक सभा समिति होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज की तुलना में भी अधिक जनतंत्रीय था प्राचीन काल। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण कथा के अनुसार राजा की उत्पत्ति उस समय हुई जब असुरों और देवगणों के युद्ध में देवगण पराजित हो गए थे और उन्होंने अपनी पराजय का कारण ये माना था कि राजा नहीं है, यानी राजा न होना देवताओं ने अपनी पराजय का प्रमुख कारण माना था। इस काल में राजा का पद दैविक पद माना जाता था, यानी देवी शक्ति से उत्पन्न पद माना जाता था। राजा के पास में शासन की समस्त शक्तियां होती थी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के साथ साथ में न्यायिक शक्तियां, और वह न्यायाधीश भी खुद ही होता था। पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण प्रशासन में सहयोग करने का कार्य करते थे, राजा के साथ में शासन संचालन में सहयोग करते थे। गांव में सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रामीण की होती थी। नागरिक नामक अधिकारी राज दरबार में राजा का
सेवक होता था। उपस्टी व इस्क नामक कर्मचारी है, वो राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे राज दरबार में। सभा और समिति नामक जो भी संस्थाएं होती थी उनके सदस्य निर्वाचित होते थे, और ये राजा पर निरंकुशता से बचने के लिए उसे नियंत्रित करने का कार्य करती थी और शासन संचालन में काफ़ी सहयोग और सहायता का कार्य करती थी। महाकाव्य काल में अगर प्रांतीय शासन की बात करें तो इस काल में, महाकाव्य काल में, गणतंत्रीय व्यवस्था थी। प्रजा के अनेक प्रतिनिधि मिलकर के शासन का संचालन किया करते थे। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपद, पुर, नगर, ग्राम, इनके अंतर्गत राष्ट्र को विभक्त किया गया था। यानी शासन संचालन की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्र को जनपद, पुर, नगर और गांव में बांटा गया था। बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध काल के अंतर्गत सत्ता का केंद्रीकरण दिखाई देने लगा था, लेकिन उस सत्ता के केंद्रीकरण का छोटे छोटे राज्यों में उद्भव होना भी इस काल में प्रारंभ हो चुका था। बौद्ध के अगुंतर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय 16 जनपद, जिनको महाजनपद कहा जाता है, विद्यमान थे, जिनमें से कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और कुछ में राजतंत्रात्मक व्यवस्था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में भी राजा प्रमुख होता था और शासन करने वाली सबसे बड़ी संस्था के रूप में सभा होती थी, और सभा का प्रत्येक सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होता था और इन सदस्यों को राजा कहा जाता था। और सभा की बैठकें गणपूर्ति के आधार पर संपन्न की जाती थी। उसी प्रकार से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, जैसा आप जानते हैं, कि राजा ही प्रमुख होता था। मौर्य काल में देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक विशाल नौकरशाही होती थी। साम्राज्य राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित होते थे। राजा केंद्रीय शासन का प्रमुख हुआ करता था। राजशक्ति निरंकुश और पितृ सत्ता पर आधारित हुआ करती थी, क्योंकि मौर्य काल में जो लोक सेवक अधिक प्रभावी थे, इसलिए इस काल में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। और मौर्य काल में तीर्थों की संख्या 18 थी। इनको महामात्य भी कहा जाता था। यानी आज तीर्थ को विभाग या मंत्रालय के रूप में जानते हैं और महामात्य को उसके मंत्री के रूप में जानते हैं। प्रशासन को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 5 भागों में बांटा गया था मौर्य काल में। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य प्रदेश, अवनति, राष्ट्र और कलिंग। और प्रत्येक प्रांत में कई जनपद होते थे, अर्थात प्रांत को कई जनपदों में बांटा गया था और प्रत्येक जनपद में 4 इकाइयाँ होती थी। सबसे पहली जो जनपद है 800 गांवों से बना होता था और उसके नीचे स्थानिक होता था जिसमें 400 गांव सम्मिलित होते थे, और उसके नीचे खरवाटिक 200 गांव, और सबसे छोटी इकाई संग्रहण जिसमें 100 गांव। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि 100 गांव की एक इकाई संग्रहण के रूप में 200 गांव खरवाटिक में होते थे, 400 गांव स्थानिक में होते थे, 800 गांव जनपद के अंदर होते थे। तो इस प्रकार से प्रांतों को जनपदों में बांटा गया और जनपदों को अन्य इकाइयों के अंतर्गत बांटा गया। गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त काल साम्राज्य में भी कई इकाइयों में बटा हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश भी उस समय हुआ करते थे। शासन की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई देश या राष्ट्र कहलाता था।
जिसका शासक गोप होता था। पूरे देश को कई मुक्तियों में बांटा गया था। जैसे आज प्रांत होते हैं, कहने का औचित्य प्रांतों को मुक्ति कहा जाता था। उसका प्रधान उपरिक कहलाता था। मुक्ति से छोटी इकाई विषय हुआ करती थी, जिसका शासक विस्पति होता था। और विषय कई वीथियों में बटी होती थी। वीथी की समिति में भूस्वामी और सैन्य कार्य से संबंध व्यक्तियों को रखा जाता था। तो इस प्रकार से गुप्त काल में प्रांतों की शासन व्यवस्था थी। मध्यकाल के अंतर्गत देखें तो उस काल में मुगलों और मराठों के शासन का वर्चस्व रहा था। शासन कई स्तरों पर बांटा गया था इसके अंतर्गत, और व्यवस्थित ढंग से शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाने लगा था। सबसे पहले मध्यकाल में हम मुगलकालीन राज्य प्रशासन या प्रांतीय प्रशासन को देखते हैं। तो मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के विकास का श्रेय अकबर को दिया जाता है। 1580 में जब अकबर का शासनकाल 24 वर्ष का समय काल हो चुका था, अकबर के द्वारा साम्राज्य को कई सूबों में बांटा गया था, और सूबों का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था। कई जगह उसको प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय सत्र और फिर उनके नीचे कोतवाल अधिकारी हुआ करते थे। अकबर ने शासन में प्रारंभ में ही सूबों की संख्या, यानी अकबर के प्रारंभिक शासन के समय सूबों की संख्या 12 थी। उसके शासन के अंतिम वर्ष में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल में 17 बताई जाती है, और शाहजहां के शासनकाल में इनकी संख्या बढ़ा करके 18 कर दी। औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या 20 थी। तो मुगल काल में प्रांतों को सूबों के नाम से भी जाना जाता था, और इनको 3 स्तरों पे बांटा गया था पूरे शासन व्यवस्था को। पहला केंद्रीय स्तर, उसके नीचे प्रांतीय स्तर, और तीसरा स्थानीय स्तर। जिस तरह से आज संघ राज्य और स्थानीय शासन है। प्रत्येक प्रांत को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में मुगल काल के अंतर्गत बांटा गया था। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी उस समय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसमें आज जैसे जिला होता है उसको सरकार कहा जाता था, और उस जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व फौजदार को दिया जाता था। उसके बाद परगना होता था। परगना के अंतर्गत शांति व्यवस्था, कानून और शासन के दायित्व के निर्वहन के लिए सिकदार हुआ करते थे, और ग्राम स्तर पर मुकद्दम या चौधरी हुआ करते थे। तो इस काल में प्रांतीय प्रशासन या प्रांतों के अंतर्गत राजस्व शासन की सुव्यवस्थित ढंग से संचालन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। तो इसके बाद मराठाकालीन प्रांतीय प्रशासन आता है, और मराठाकालीन प्रांतीय प्रशासन बिल्कुल केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र से युक्त था। तो मराठों के समय राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण हो चुका था। यानी उस समय एक मंत्री परिषद होती थी, और अष्ट प्रधान के नाम से वो जानी जाती थी। मंत्री परिषद में पेशवा, मजूमदार, अमात्य, नवीस, दाबिर, सुरिन, पंडित राव, सेनापति, न्यायाधीश, इस प्रकार के 8 प्रधान हुआ करते थे। प्रत्येक अष्ट प्रधान की सहायता के लिए 8 उसके सहायक होते थे, जो उसकी शासन संचालन या कार्य संचालन में सहायता करते थे, जिनमें दीवान, मजूमदार, फड़नीस, सबनीस, करखानीस, चटनीस, जमादार, पोर्टनीस होते थे। तो अष्ट प्रधान के बाद चटनीस, यानी जैसे अष्ट प्रधान तो होता था आपके मंत्री की तरह, और मंत्री की सहायता के लिए सचिवालय का अधिकारी सचिव होता है, वैसे सचिव के रूप में चटनीस का स्थान आता था, जो सभी राजनीतिक पत्र व्यवहार को देखता था,
परंतु किलेदारों के पत्रों का वह जवाब फडणीस को देता था। फडणीस शिवाजी के अधीनस्थ सचिवालय का अधिकारी होता था। फडणीस भी वहाँ पर सचिवालय का अधिकारी हुआ करता था। यह पद फडणीस का पद है, वो पेशवा के काल में प्रमुख रहा था। राज्य मौजा तरफ व प्रांतों में बांटा गया था। मौजा, जिसको आज गांव कहते हैं, सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी शासन की, और उसका संचालन करने के लिए मराठा कालीन शासन के अंतर्गत पटेल गांव का जो पटेल होता था, वह शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व का निर्वहन करता था। इसके बाद स्थान आता है हवलदार, कारकुन आदि अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो उसकी सहायता करते थे। राज्यों को प्रांतों के नाम से भी जाना जाता था मराठा काल में, और प्रांतों का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था। प्रांतों के सूबेदार को नियंत्रित करने के लिए भी एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो सूबेदारों के कार्यों का निरीक्षण करता था और उन पर नियंत्रण के दायित्व का निर्वहन करता था। सूबेदारों की सहायता के लिए भी कई अधीनस्थ अधिकारी व सहायक हुआ करते थे, जिनकी सहायता से, जैसा हम जानते हैं, कि मराठा कालीन शासन संचालित होता था। उसके बाद ब्रिटिश काल में प्रांतीय शासन कैसा था? तो ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे बेहतर बनाने का कार्य किया गया था, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस काल में बहुत ज़्यादा सुधार और परिवर्तन किए गए, जो आज भी हमारे भारतीय प्रशासन के आधार स्तंभ के रूप में बने हुए हैं। ब्रिटिश काल में प्रांतीय प्रशासन में जो सुधार किए गए थे, उनको हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं। ब्रिटिश काल के अंदर प्रांत, भारतीय प्रशासन है वो ब्रिटिश काल में प्रांत, प्रोविंस, एजेंसी, प्रेसिडेंसी के रूप में बांटा गया था। 1726 में प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार दिया जाता था। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कि एक अध्यक्ष होता था प्रेसिडेंट, और उसकी सहायता के लिए 2 या 3 अन्य अधिकारी या सदस्य हुआ करते थे परिषद के अंदर। तो इसको यानी प्रेसिडेंट और उसके सहायक 2, 3, 4 है, वो मिलकर के उस प्रांत का शासन चलाया करते थे। उसको प्रेसिडेंसी प्रणाली कहते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंसी प्रणाली थी प्रांतों में, उनको कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश काल के जो 1726 में दिया गया था। 1772 में, जैसा आपको पता है, कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा राजस्व संग्रहण और न्यायिक कार्य को संपन्न करने के दायित्व से बंगाल में जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया गया था, और सेल्टन भारत के पहले जिला कलेक्टर बनाए गए थे। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसके द्वारा गवर्नर जनरल और उसके जो 4 सदस्य होते थे परिषद में, की स्थापना बंगाल में की गई थी सबसे पहले 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा। मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसियां थी, उसको भी इसके अधीन कर दिया गया था। उसके बाद 1786 में राज्य स्तर पर राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए मामलों को निपटाने के लिए बंगाल में राजस्व बोर्ड, यानी आज जो राजस्व मंडल है, उसकी स्थापना की गई थी। तो 1786 में सबसे पहले राजस्व मंडल ब्रिटिश काल में बंगाल में बनाया गया, और आज प्रत्येक राज्य के राजस्व प्रशासन को संचालित करने के लिए राजस्व मंडल होता है। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके उसकी जगह है दरोगा प्रथा का प्रारंभ किया। हम यूँ कह सकते हैं कि 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार थानेदार प्रणाली हुआ करती थी, तो
तो इस जमींदारी या जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी, उसकी जगह दरोगा प्रथा का प्रारंभ किया। और ये दरोगा है वो जिला प्रमुखों के नियंत्रण में हुआ करता था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जिला और राज्य के मुख्यालयों के बीच में एक मध्यस्थ प्राधिकरण के रूप में प्रभागीय आयुक्त का कार्यालय बनाया गया, जिसे आज हम संभागीय आयुक्त कहते हैं। 1829 में बनाया गया था ये संभाग, ये कार्यालय आयुक्त का। और किसने बनाया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था, जिला और राज्य के मध्य की कड़ी के रूप में, जिसमें आज भी भारत के राज्यों में ये संभागीय आयुक्त होता है। और राजस्थान में देखा जाए तो उसमें वरिष्ठतम IAS अधिकारी को आयुक्त बनाया जाता है, जो जिला यानी जिला कलेक्टरों के ऊपर और राज्य प्रशासन मुख्य सचिव के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है। 1857 में जैसा पता है कि आपका 18वां स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद जो 1858 का एक्ट आता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की सत्ता को राज्य सचिव या राज्य परिषदों को सौंप दी गई, यानी कंपनी के हाथ से सत्ता निकल करके ब्रिटिश संसद के हाथों में चली गई थी 1858 के बाद। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है उसके द्वारा भारत में प्रांतीय विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। तो भारत में विधानसभाओं को जो कानून बनाने का अधिकार है आज, वो 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा दिया गया। और इसी परिषद अधिनियम के माध्यम से 1861 में ही भारतीय पुलिस अधिनियम बनाया गया और उससे ये जो कांस्टेबल प्रणाली है वो स्थापित हुई, जिसके द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से जिला पुलिस को जिला कलेक्टर के अधीन बना दिया गया। और लंबे समय से भारत में जो पुलिस प्रणाली है वो इसी अधिनियम से संचालित होती रही है। अब जाकर के उसमें कोई आंशिक परिवर्तन किए जा चुके हैं। 1892 में परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों में संख्या बढ़ाई गई। प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य संख्या है इस समय 8 से 20 के मध्य की गई। 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम आया उसमें फिर प्रांतों की संख्या, प्रांतों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। जो सभाएं, प्रांतों की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। उसके साथ साथ 1909 के ही पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ किया गया, यानी आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, जिसे हम मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके द्वारा केंद्र और राज्यों के विषयों को अलग अलग किया गया। प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण था, उसमें कुछ कमी आई उसके अंतर्गत, और प्रांत के जो विषय थे उसको आरक्षित और स्थानांतरित दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय सीधे गवर्नर के अधीन और स्थानांतरित विषय विधानसभाओं या प्रांतों को दिए गए थे, जिन पर भी अंतिम निर्णय गवर्नर के द्वारा लिया जाता था। इस प्रकार से 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ होता है। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया जाता है और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है, यानी प्रांतों पर जो केंद्र का नियंत्रण था उसमें कमी की जाती है और प्रांतों में जिम्मेदार या उत्तरदायी शासन प्रारंभ होता है। 1935 के अधिनियम द्वारा ही
भारत के 8 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। मुंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं के विधानमंडलों में 2 सदन बनाए गए थे, विधान परिषद और विधानसभाएं। 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से ही केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन का प्रारंभ होता है, जिसमें 3 सूचियों का गठन किया गया: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के जो विषय थे उन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार था, जो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 59 थी उनकी संख्या, जो आज बढ़कर 100 यानी 100 हो चुकी है। राज्य सूची के विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है, उस सूची में 1935 के अंतर्गत 54 विषय थे, आज उनकी संख्या 61 यानी 61 है। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे, जिनकी संख्या 52 हो चुकी है। तो समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता था। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा है कि भारत में राज्यों का विकास किस तरह से हो रहा था। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का विकास कैसे हुआ, उनका एकीकरण किस तरह से हुआ और क्या उनकी आज संवैधानिक स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में।